हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को कक्षा 12 यूपी बोर्ड का भूगोल का पाठ 4 मानव विकास पढ़ाऊंगा, जिसमें 2 ही प्रश्न हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अक्सर दोनों में से एक प्रश्न जरूर पूछ दिए जाते हैं। पहला प्रश्न है, वृद्धि किसे कहते हैं? ये 2 नंबर के पूछे जाते हैं। वृद्धि किसे कहते हैं या वृद्धि का क्या अर्थ है? तो आप क्या लिखेंगे? वृद्धि में आपको एक चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी होगा। वृद्धि किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं, दोनों में बहुत ही अंतर है। तो आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा। अगर आप समय नहीं दे पाएंगे समझने के लिए तो शायद आप नहीं समझ पाएंगे। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि में क्या होता है? मात्रात्मक परिवर्तन होता है। इसका मूल्य क्या होता है? निरपेक्ष होता है। और यह क्या होता है? धनात्मक या ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। यानी जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक परिवर्तन होती है। यानी अगर कोई चीज़ वृद्धि हम उसे भी कहेंगे, जब कोई चीज़ बढ़ी है उसे भी वृद्धि कहेंगे, जब कोई चीज़ घटी हो उसे भी हम वृद्धि कहेंगे। बस अंतर इतना होगा, जो बढ़ेगा उसे हम धनात्मक वृद्धि बोलेंगे, जो घटेगा उसे हम ऋणात्मक वृद्धि बोलेंगे। इसका मूल्य क्या होता है? निरपेक्ष है। या देखो, धन की तरफ भी जा रहा है और ऋण की तरफ भी जा रहा है, इसीलिए बोला गया है इसका मूल्य निरपेक्ष होता है। नीचे वही बात लिखा गया है, या धनात्मक या ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। हमारी थोड़ी तबीयत खराब है, इसीलिए थोड़ा समस्या आप लोगों को हो सकता होगा आवाज़ से। तो दूसरा है प्रश्न 2, विकास का क्या अर्थ है? विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है। आप बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये दोनों प्रश्न पूछ दिए जाते हैं और अधिकतर पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि कन्फ्यूजन भरे प्रश्न हैं। तो देखिए, विकास का क्या अर्थ है? विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है। इसका अर्थ क्या है? गुणात्मक परिवर्तन से। यानी ये क्या होगा? जब कोई चीज़ वृद्धि हो रहा है उसके साथ कौन सा परिवर्तन होगा? जब गुणात्मक परिवर्तन होगा तो उसे हम विकास कहेंगे। जब वृद्धि हो रहा है और ऋणात्मक परिवर्तन होगा तो उसे हम विकास नहीं कहेंगे। इसका मूल्य सापेक्ष होता है। यानी जब वृद्धि गुणात्मक दर से हो रही है तो इसका मूल्य क्या होता है? सापेक्ष होता है, या सदैव उसी की तरफ चलेगा जिधर गुणात्मक वृद्धि होगी। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें सदैव धनात्मक वृद्धि होती है। एक बार और आप समझ लीजिए, विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है। इसका मूल्य सापेक्ष होता है, जिसमें सदैव धनात्मक वृद्धि होती है। इतनी बात आप समझ में आ गया होगा। अब आपका दूसरा प्रश्न है, तो ये देखिए प्रश्न है आपका बनता है, ये जो मैं बताया अभी आपको वृद्धि और विकास, ये कभी कभी दोनों एक साथ पूछे जाते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग आराम से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। उसका मूल्य क्या होता है? वृद्धि का मात्रात्मक परिवर्तन होता है, उसका मूल्य निरपेक्ष होता है। जबकि विकास का क्या होता है? या गुणात्मक परिवर्तन होता है, इसका मूल्य सापेक्ष होता है। वृद्धि धनात्मक या ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है, लेकिन विकास जो है केवल धनात्मक होता है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए सभी प्रश्न को आप समझते चलिए। अगर आप समय देंगे तो ही आपको समझ में आएगा। प्रश्न 3 है, मानव विकास। प्रश्न है मानव विकास। तो कभी कभार ये दे देगा मानव विकास को परिभाषित कीजिए। तो आप बहुत ही सरल परिभाषा में मैं लिखा हुआ हूँ, ऊपर भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, मानव विकास किसे कहते हैं? तो ऐसा विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है, वह मानव विकास कहलाता है। ऐसा विकास ऐसा हो जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता हो और उनके जीवन में सुधार लाता हो, वह मानव विकास कहलाता है। जैसे देखिए, जो लोगों के विकल्पों में क्या करता हो? वृद्धि। विकल्प किसे कहेंगे? देखिए, जैसे आप इंटर में हैं, इंटर जब पास कर लेंगे कक्षा 12, तो आगे आपके पास एक विकल्प आ जाएगा बीए करने का, बीएससी करने का, बीकॉम करने का, तमाम प्रकार की बैग आ जाएंगे विकल्प। तो एक बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, तो आप एक बीए एलएलबी हो जाएगा। तो आप बीए या तो करेंगे या तो बीए एलएलबी करेंगे।
बीएससी आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि कक्षा 12 में आप आर्ट लिए हैं। तो आपके पास दो विकल्प है, या तो आप बीए करिए या बीए एलएलबी करिए। इसीलिए यहाँ पर बोला गया ऐसा विकास किया जाए कि जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करे और उनके जीवन में सुधार लाता हो। वह क्या होगा? मानव विकास कहलाता है। यह बहुत ही सरल परिभाषा है। मानव विकास की परिभाषा लिखिए तो आप यही लिखेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है आपका, मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, इन्हें परिभाषित कीजिए। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप पढ़ने के लिए समय देंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हुआ चल रहा हूँ। तो आप भागिए मत, 15-20 मिनट पढ़ाई के लिए दे दीजिए। आपका ही नुकसान नहीं होगा, आपका फायदा ही होगा। तो देखिए मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। पहला है आपका समता। समता का आशय एक ऐसे समाज या प्रदेश से है जिसमें निवासित प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की क्या हो, व्यवस्था हो। जैसे देखिए कोई एक समाज है या कोई एक प्रदेश है जिसमें क्या हो, जैसे हमारा मान लीजिए उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में एक सरकारी क्या हुई, कंपनी स्थापित की गई, कि जिससे कंपनी किस लिए स्थापित की गई उस प्रदेश में, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। तो देखिए अगर कंपनी स्थापित तो की गई, लेकिन अगर उसमें सभी वर्ग के लिए, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान किया जाए, हिंदू भी उस कंपनी में काम कर सकते हो, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, तो इसे हम क्या कहेंगे, समता। समता का आशय एक ऐसे समाज या प्रदेश से है जिसमें निवासित प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की क्या हो, व्यवस्था हो। अगर वही हम किसी जाति या किसी धर्म को निकाल दें कि आपको इसमें काम नहीं करना हो, उनको हम पर्याप्त अवसर नहीं दे रहे हैं, उनको हम वहाँ पर जो उपलब्ध अवसर है उनको हम नहीं दे रहे हैं, मुस्लिमों को, ईसाइयों को हम नहीं दे रहे हैं, हिंदुओं को नहीं दे रहे हैं, तो ये हमारा समता के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर कोई ऐसा चीज़ है उस प्रदेश में और सभी लोग उसमें भागीदारी ले रहे हैं तो वो समता कहलाएगा। दूसरा है आपका सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का अर्थ है किसी क्षेत्र में उपलब्ध पर्यावरणीय, वित्तीय और मानवीय संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से किया जाए जिससे आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके। इसको भी मैं उदाहरण से बहुत ही आसानी से समझाता हूँ। जैसे देखिए झारखंड में कोयला है, झारखंड में क्या है, कोयला तो है, लेकिन वहाँ पर जो कोयला उपलब्ध है झारखंड में, आप अनुमान लगाइए कि झारखंड में कोयला है, लेकिन कोयले के आसपास के जो बस्तियां हैं, कुछ बस्तियों को कोयले में काम करने के लिए अनुमति दी जा रही है। वो लोग खूब कोयला निकाल ले रहे हैं, यानी ये मान लीजिए कोयले का क्षेत्र है, इसके चारों तरफ बस्तियां बसी हुई हैं। ये सभी बस्तियों से लोग आकर यहाँ पर कोयला क्या कर रहे हैं, निकाल ले जा रहे हैं, खोद ले जा रहे हैं। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि अगर आज मैंने कोयला खोद लिया, कल हमारे जो बच्चे होंगे वो तो इस कोयले, जब ये कोयला ख़त्म हो जाएगा तो वो कहाँ से कोयला प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए बोला गया है कि सतत पोषणीयता का अर्थ है किसी क्षेत्र में उपलब्ध पर्यावरणीय, वित्तीय और मानवीय संसाधन का उपयोग हमें विवेकपूर्ण ढंग से इस प्रकार किया जाए जिससे आने वाली पीढ़ी भी क्या करे, उसका उपयोग कर सके। ये नहीं कि यहाँ पर कोयला है तो आज हम जीवित हैं तो हम इस कोयले को खोदकर आज ही ख़त्म कर दें। ये नहीं, हमें उतना ही कोयला निकालना है जितना हमें आज तक की ज़रूरत है, जिससे आने वाली पीढ़ी भी क्या कर सके, इसका उपयोग कर सके। तो सतत पोषणीयता का मतलब आप समझ गए होंगे। देखिए अगर आप समय देंगे तो आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। यहाँ पर मैं बकवास चीज़ बिल्कुल भी नहीं बताता चल रहा हूँ, केवल कॉन्सेप्ट की चीज़ें आपको बता रहा हूँ। मैं भी जानता हूँ लोग बकवास की चीज़ें नहीं सुनेंगे, वरना मैं थोड़ा और विस्तार में भी बताता। तो देखिए उत्पादकता, मानव विकास के संदर्भ में
ये आपका तीसरा है। मानव विकास के 4 स्तंभ है, जिसमें मैंने आपको 2 स्तंभ पढ़ा दिया, समता और सतत पोषणीयता। तीसरा है आपका उत्पादकता। तो मानव विकास के संदर्भ में उत्पादकता का आशय मानव श्रम, श्रम मतलब होता है काम करना, अथवा मानव के कार्य से है। इसके लिए यह आवश्यक है कि मानवीय समुदाय में साक्षरता को बढ़ाया जाए एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अभी आगे और है, पहले आप इतना समझ लीजिए। मानव विकास के संदर्भ में उत्पादकता का से मानव श्रम अथवा मानव के कार्य से है। मानव तो श्रम तो करता है किसी भी चीज को उत्पादित करने के लिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि मानवीय समुदाय में साक्षरता को बढ़ाया जाए। मैं आपको बताया, आप वर्ड पहले पकड़ना सीखिए। यहाँ पर आपको साक्षरता पकड़ना था, यहाँ पर मानव श्रम पकड़ना था, यहाँ पर कार्य उसको पकड़ना था। जब आप वर्ड पकड़ना सीख जाएंगे तो आप आसानी से समझते जाएंगे। तो देखिए, हम आपको उदाहरण बताते हैं, उत्पादकता आप आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ बोल रहा है मानव विकास के संदर्भ में उत्पादकता का से मानव श्रम अथवा मानव के कार्य से है। 2 प्रकार के मानव हैं, एक अनपढ़ है और एक पढ़ा लिखा मानव है। इसको मैंने बोल दिया कि आपको एक गड्ढा खोदना है, और इसको भी मैंने बोल दिया एक गड्ढा खोदना है। ये पढ़ा लिखा है, ये जानता है किस प्रकार से गड्ढा खोदें कि जल्दी खोदा जाएगा। ये नहीं पढ़ा लिखा है, इसको मैं दे दूंगा औजार, ये खोदेगा तो काफ़ी दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसे औजार दे दिया, ये औजार अच्छे ढंग से चलाना जानता है क्योंकि ये शिक्षित है, इसे मैं बुलडोजर दे दूँ तो ये और अच्छे तरीके से उसे चलाकर खोद सकता है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि मानव श्रम अथवा मानव के कार्य से तो है। इसके लिए आवश्यक है कि मानवीय समुदाय में साक्षरता को बढ़ाया जाए एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिससे उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाकर निरंतर वृद्धि प्राप्त की जा सके। देखिए, उनको भी क्या होगा, स्वास्थ्य की आवश्यकता होगी, चिकित्सा की आवश्यकता होगी। ये नहीं कि वो लेबर हैं तो कभी बीमार नहीं होते हैं, वो भी बीमार होते हैं। उनमें क्या होगा, स्वास्थ्य का विकास करना होगा, जिससे वो लोग निरंतर कार्य क्षमता को उनकी बढ़ाया जा सके और वो निरंतर वृद्धि प्राप्त कर सकें। अगला पॉइंट है आपका सशक्तिकरण। अब इसे बहुत ही सरल है, अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करने की क्रिया को सशक्तिकरण कहते हैं। आगे मैं एक एग्जाम्पल बताया था कि आप कक्षा 12 में हैं तो 12 के बाद आपके पास बीए का विकल्प होता है, बीए एलएलबी का विकल्प होता है, बीकॉम का विकल्प है, बीएससी का विकल्प है। तो आपको जो अच्छा लगता हो, जैसे आप 12 में आर्ट साइड ले लिए हैं तो आप या तो बीए करेंगे या तो बीए एलएलबी। तो यही क्या है, विकल्प है। अपने विकल्प को चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करने की क्रिया को सशक्तिकरण कहते हैं। मैं आपको पढ़ाई से रिलेटेड ही कुछ टॉपिक के उदाहरण बता रहा हूँ, जिससे आपको आसानी से उदाहरण समझ में आ सके। प्रश्न 5वां है और इस पाठ का लास्ट प्रश्न है, मानव विकास के उपागम कौन कौन से हैं, विवेचना कीजिए। तो देखिए, पहला है आपका, लिखेंगे आप, मानव विकास के 4 उपागम हैं। पहला हेडिंग डालेंगे आय उपागम। आय उपागम में आप क्या लिखेंगे, मानव विकास के अध्ययन का यह सबसे प्राचीन उपागम है। इसमें मानव विकास का निर्धारण मानव की आय के साथ जोड़कर ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, अगर हमें किसी मानव का आय का उपागम निकालना हो तो जैसे देखिए कोई किसान है, हमें उसका आय का क्या करना है, उपागम निकालना है। तो हम देखेंगे वह 1 महीने में कितना कमा ले रहा है। कोई किसान अगर 20,000 कमा रहा है और कोई 50,000 कमा रहा है, तो हम बोलेंगे ना कि 50,000 वाले का क्या आय का उपागम क्या है, अच्छा है। वही चीज़ इसमें बोला है कि मानव विकास के अध्ययन का यह सबसे प्राचीन उपागम है। इसमें मानव विकास का निर्धारण मानव की आय के साथ जोड़कर किया जाता है। यानी जिस मानव के पास ज़्यादा रुपया होगा उसका क्या होगा, उसका आय का स्तर क्या होगा, ऊंचा होगा, उसके रहन सहन का स्तर क्या होगा, ऊंचा होगा। ये आय उपागम के आधार पर निकाला जाता है, क्या, मानव विकास का निर्धारण। अब देखिए कल्याण उपागम, दूसरा है आपका कल्याण उपागम। यह उपागम प्रत्येक मानव की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा,
सुख साधनों, मानवीय कल्याण पर पर्याप्त धनराशि के सरकारी व्यय को आवश्यक मानता है। जो कल्याण उपागम है वह कहता है कि जो जैसे मान ला भारत देश है, तो भारत देश में एक प्रधानमंत्री हैं हमारे, तो उनका ये दायित्व है कि भारतवासियों को क्या करें, शिक्षा प्रदान करें, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें, सुख साधन पर्याप्त उनको प्रदान करें और मानवीय कल्याण उनको क्या करें, मानव कल्याण पर पर्याप्त धनराशि के सरकारी व्यय को आवश्यक मानता है। यानी देखिए इसमें मानवीय कल्याण, जैसे कोई आपको ऐसा अपने समाज में, अपने व्यक्तियों में, अपने देशवासियों को धनराशि प्रदान करनी है जिससे वो अगर कुछ करना चाहें, कोई बिजनेस करना चाहें तो आसानी से क्या करें, कर सकें। तो कल्याण उपागम आप समझ गए होंगे। अगला है आपका आधारभूत आवश्यकता उपागम। मानव विकास के उस उपागम का प्रतिपादन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने किया। इसके अंतर्गत मानव की 6 आधारभूत आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जल, स्वच्छता तथा आवास को रखा गया है। इसमें एक छोटा प्रश्न पूछ देता है कभी कि ILO के अंतर्गत मानव की कौन कौन सी आधारभूत आवश्यकताएं हैं या कितनी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, तो 6 हैं। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई चीज़ समझाने की आवश्यकता नहीं है। यह सीधे सीधे है कि मानव विकास के इस उपागम में का प्रतिपादन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने किया था। इसके अंतर्गत मानव की 6 आधारभूत आवश्यकता कौन कौन सी हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, भोजन है, जल, स्वच्छता तथा आवास को क्या है, रखा गया है। इतनी 6 चीज़ें मानव को आवश्यकता हैं, उनको जरूरत होती हैं। चौथा है आपका क्षमता उपागम। मानव विकास के इस उपागम का प्रतिपादन भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने किया। उनकी दृष्टि में मानवीय क्षमताओं का विकास कर मानवीय क्षमता, जो मानव की क्षमता होती है, जैसे आपकी क्षमता होती है 20 मिनट पढ़ने की या 50 मिनट पढ़ने की या 1.5 घंटा पढ़ने की, जो भी आपकी क्षमता होती है उनका क्या करना है, विकास करना है। उनकी संसाधनों तक पहुंच को बढ़ाया जा सकता है। जब हम उनकी क्षमताओं में मानवीय क्षमताओं का विकास कर देंगे तो उनकी संसाधनों तक पहुंच, यानी उनको जहां तक पहुंचना है उनकी पहुंच को बढ़ाया जा सकता है। यही मानव विकास का क्या है, कुंजी है। जैसे मान लीजिए आप 1 घंटा पढ़ने की आपकी क्षमता है, लेकिन मैंने आप में कुछ जोश और भर दिया, अब आप 2 घंटा पढ़ सकते हैं। तो यही क्या है, अब आप और विकास करेंगे ना। जब आप 1 घंटा पढ़ते थे तो आप कुछ ही विषयों को पढ़ पाते थे, लेकिन जब आप 2 घंटा पढ़ेंगे तो लगभग आप जिन विषयों को नहीं पढ़ते थे उन विषयों को भी पढ़ने का आपको मन करने लगेगा। तो ये क्या होगा, आप अच्छे नंबर प्राप्त करने लगेंगे। उसी प्रकार मानव की भी क्षमता में विकास कर किया जाएगा जिससे वह और अच्छा प्रोन्नत करेगा। यही क्या है, मानव विकास का कुंजी है। कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछता है मानव विकास की कुंजी क्या है, तो आप यहाँ से लिखेंगे मानवीय क्षमताओं का विकास कर उनकी संसाधनों तक पहुँच को बढ़ाया जाना ही मानव विकास का कुंजी कहलाता है। तो आपको मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया उदाहरण दे देकर। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्त आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।